G20 का राम राज्य अर्थव्यवस्था कनेक्शन। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूं। काशी में इस वक्त G20 देशों के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स का महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में खास तौर से आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, कूटनीतिक स्तर पर, सामरिक स्तर पर देशों के बीच सामंजस्य, ये सब कुछ कैसे हो, इसका एक मजबूत आधार तैयार करने के लिए मंथन चिंतन चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण हो जाती है वो अर्थव्यवस्था जो भारत के लिहाज से कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे तेजी से निरंतर और सतत बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये G20 की बैठक क्या उसे भी एक महत्वपूर्ण आधार दे रही है? इस पर भी महत्वपूर्ण दिशा में इसलिए ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वो अर्थव्यवस्था जो भारत की एक अनूठी अर्थव्यवस्था रही है, जिसे तीर्थ क्षेत्रों, धार्मिक क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिन्हें इन बीते 9 सालों में खास तौर से मोदी सरकार ने समझा और इसी अर्थव्यवस्था की मजबूती के आधार पर ही देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने की एक बड़ी रूपरेखा तैयार करने की बड़ी कोशिश प्रारंभ हुई। नतीजा भी धीरे धीरे दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार यह आरोप लगाया जाता रहा है कि दरअसल अर्थव्यवस्था पटरी से बेपटरी हुई है, बेपटरी हो गई है अर्थव्यवस्था, या फिर कांग्रेस काल में जिस तरह से पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को अनदेखा किया गया, क्या जो परिस्थिति बनी बीते 70 सालों में वो परिस्थिति बहुत पहले ही बदल सकती थी। कांग्रेस ने क्या इस ओर ध्यान नहीं दिया और नरेंद्र मोदी सरकार ने उस परिस्थिति को समझते हुए उस अर्थव्यवस्था की रूपरेखा को, उस खाके को सामने रखा और आज G20 देशों के माध्यम से ही विश्व स्तर पर समेकित विकास के लिए उसी अर्थव्यवस्था की आधार तैयार करने की कोशिश हो रही है। इन सब पर आज खुलकर बहस करेंगे, खुलकर हम जानेंगे आज के अतिथियों की मन की बात। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास अतिथि, कराएंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आज की टीजर रिपोर्ट जो ये बताएगी कि आखिर कैसे और क्यों हम कह रहे हैं कि G20 का राम राज्य अर्थव्यवस्था से सीधा कनेक्शन है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में इन दिनों G20 की बैठक चल रही है। काशी में दुनिया भर की सियासी हस्तियों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में आर्थिक और सामाजिक विकास के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। चर्चा एक और मुद्दे पर भी होनी चाहिए कि G20 किस तरह से उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के अलावा भारत के पर्यटन उद्योग को कितनी गति दे रहा है, क्योंकि भारत में पर्यटन सबसे बड़ा सेवा उद्योग है जो यहाँ की जीडीपी में 6.23 और भारत के कुल रोजगार में 8.78% का योगदान देता है। भारत में सालाना 50 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं, जिसमें साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है। स्वतंत्रता के बाद से पर्यटन क्षेत्र पर जोर दिया जा रहा है। पर्यटन उद्योग भारत के लिए कितना जरूरी है, इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन क्षेत्र पर जोर देने की बात कही गई। छठी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन को आर्थिक विकास, एकीकरण और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के साधन के रूप में महत्व दिया गया। 1980 के दशक के बाद पर्यटन गतिविधि ने रोजगार सृजन, आय के स्रोत, विदेशी मुद्रा आय और एक उद्योग के रूप में गति प्राप्त की। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकारें तमाम कदम उठाती रहीं। मोदी सरकार में पर्यटन उद्योग को काफी तरजीह दी गई। मोदी के संरक्षण में टूरिज्म इंडस्ट्री तेजी से बढ़ी, लेकिन कोविड-19 की महामारी ने इस पर तेजी से ब्रेक भी लगा दिया। मगर अब एक बार फिर से G20 और धार्मिक पर्यटन से टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिल रहा है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड जीडीपी में योगदान के मामले में भारत के पर्यटन को 10वें स्थान पर रखा गया। रिपोर्ट साफ तौर पर बता रही है कि मोदी सरकार की धार्मिक पर्यटन नीति किस तरह से अर्थव्यवस्था को गति दे रही है। जिस तरह से मोदी राज में धार्मिक स्थलों पर कॉरिडोर बनवाए जा रहे हैं, वो पर्यटन को और बढ़ावा दे रहे हैं। राम मंदिर, महाकाल कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर को देखने के लिए विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लग रहा है। इनमें G20 के देश भी शामिल हैं,
इसलिए हम कह रहे हैं कि G20 से राम राज्य वाली अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। Kashi has been a center of knowledge, discussion, debate, culture, and spirituality for centuries. It has the essence of India's diverse heritage and serve as a convergence point for people from all parts of the country. I am delighted that the G20 development agenda has reached Kashi as well. तो G20 देशों की बैठक चल रही है, विकास एजेंडे पर चर्चा हो रही है, लेकिन इन सब के बीच बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की, और ये अर्थव्यवस्था समेकित रूप से विश्व अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत आधार दे सकती है? क्या इसके पीछे जो एक मजबूत रूपरेखा है वो धार्मिक, पर्यटन, तीर्थ क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ता है? ये तमाम प्रश्न, और इन तमाम प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जो पैनल आज जुड़ रहा है, मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ स्क्रीन पर लेकर आइए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रमाकांत मिश्रा जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी, आकाश जिंदल साहब हैं जो देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वो भी इस पैनल का हिस्सा हैं, और साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार, फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक वोरा साहब भी हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। तो G20 का राम राज्य अर्थव्यवस्था कनेक्शन, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सीधे रमाकांत जी आपके पास आते हुए, जब से मोदी सरकार आई 9 साल हो रहे हैं, और इन 9 सालों में महत्वपूर्ण रूप से पर्यटन के क्षेत्र में, और वो भी धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में, आपकी सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। क्या आप ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था जिसे आप $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने की पूरी जो भूमिका तैयार कर रहे हैं, उसमें धार्मिक पर्यटन की जो भूमिका है उसने अर्थव्यवस्था में गति देने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है? निश्चित तौर पर लावनी जी, आप इस चीज को देख सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास देखते हैं, जो कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो इनकम के रिसोर्सेज हैं, हमने देखा है जो कि चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल हो, जरा माइक इको हो रहा है थोड़ा सा। जी सर, हाँ ठीक करवाती हूँ सर, प्लीज आप कंटिन्यू। एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर, हमने देखा है क्योंकि हर क्षेत्र में हमने काम किया है, और बहुत ही तरीके से, प्रभावी तरीके से हमने काम किया है। साथ ही साथ हमने जो भी हमारे पास सांस्कृतिक धरोहर थी, उस विरासत को भी हमने बहुत ही आगे प्रखरता के साथ उसके ऊपर में भी हमने काम किया। आपने देखा होगा क्योंकि जब हमारा निर्णय आया, खास करके अयोध्या के अंदर में श्री राम मंदिर के लिए, हमने उसके ऊपर में भी काम किया। काशी कॉरिडोर के बारे में हमने बात करी, हमने महाकाल कॉरिडोर की भी हमने बात करी। ऐसे अनेक धरोहर, देखिए भारत के अंदर में जो सांस्कृतिक जो धरोहर है, दूसरी संस्कृति की जो विविधता है, वो हमारे दिखाने के लिए बहुत कुछ है, खास करके विश्व को। और ये जो G20 है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के तहत अगर हम देखें तो पर्यटन के क्षेत्र में भी ये हमारे पूरे स्कोप खोलता है, और पर्यटन के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक बड़ा स्कोप खोलता है। लेकिन जो प्रश्न उठता है महत्वपूर्ण रमाकांत जी, आरोप ये लगातार लगता रहा, जब आप तीर्थ क्षेत्रों का पुनरुद्धार कर रहे थे, पुनर्निर्माण हो रहा था, तो ये कहा जा रहा था कि आप तो एक खास समुदाय की तरफ, आप हिंदुत्व की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, और इससे एक खास समुदाय नाराज हो रहा था, क्योंकि विश्व पटल पर पर्यटन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अभी तक तो ताजमहल, जो वाकई दरअसल तेजो महालय है, हम जैसा जानते भी हैं, विष्णु स्तंभ जिसे कुतुब मीनार कहा जाता है, ऐसी मुगलों के जो पर्यटक क्षेत्र थे उनको विस्तारित और प्रसारित किया गया। ये एक बड़ा बदलाव। खास करके मैं एक चीज लावनी जी यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट आउट करना चाहूंगा। देखिए, ये जो केंद्र सरकार है, अभी जो वर्तमान की सरकार है, ये तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करती, कभी भी नहीं। आपने देखा होगा, भले ही आरोप बहुत लगा, विपक्ष ने हमारे ऊपर माहौल बनाने की कोशिश की, हमारे ऊपर नैरेटिव बनाने की कोशिश करी, जो कि हम हिंदुत्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक चीज जरूर मैं कहूंगा यहाँ पर, कांग्रेस ने, हमने सेना के लिए पूरा ही फ्री हैंड छोड़ दिया।
हमने देखा जो कि भाई रक्षा आपको करनी है, देश की रक्षा आपको करनी है, देश की जनता को का रक्षा आपको करनी है, इसीलिए हमने सेना को खुली छूट दे दी। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस ने क्या कहा, सेना अध्यक्ष को ही इन्होंने सड़क का गुंडा कहा। तो ये तो विपक्ष का अपना नैरेटिव सेट है, और विपक्ष क्या कहता है उसके ऊपर में हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं, बल्कि G20 एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और निश्चित तौर पर ऐसे इसमें पर्यटन के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। और हमारे पास जो धरोहर है, चाहे वो सांस्कृतिक ले लें, चाहे आप विविधताओं से भरा हुआ हम लोग ने देखा जो महाकाल के ऊपर में अगर किस तरह की बातें हुई थी, किस तरह से काशी के अंदर में हमने कहा था छोटे छोटे मंदिरों को विपक्षियों ने कहा था जो कि हम तोड़ रहे हैं उस चीज को, वहां पर हजारों एम्प्लॉयमेंट थे, पंडित थे, पुजारी थे, लेकिन उसके ऊपर में आज 70 सालों से तो ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आज अगर 2014 के बाद इसके ऊपर में ध्यान दिया जा रहा है, और निश्चित तौर पर G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें दिखाने के लिए बहुत कुछ है वैश्विक स्तर पर, तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर में काम किया जाएगा। और आगे आने वाले समय में भी आप देखेंगे इस तरह के परिवर्तन निश्चित मिलते रहेंगे, और देश को एक नया विकास, नया एजेंडा और बिल्कुल आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हम तत्परता से काम करते हैं। एक बड़ा परिवर्तन देखने को संदीप जी मिलता रहेगा, और ये परिवर्तन, जो परिवर्तन आज हो रहा है, उम्मीद कर रहा था देशवासी की ये परिवर्तन 70 सालों के दौरान भी हो जाता। 70 सालों तक आपकी सरकार रही, लेकिन तीर्थ क्षेत्रों का, धार्मिक क्षेत्रों का अपना जो एक अर्थव्यवस्था कही जाती है, उस अर्थव्यवस्था को आप लोग क्यों नहीं जान समझ पाए? और अब जब मोदी सरकार इन 9 सालों में उस अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मजबूत आधार जोड़ रही है, तो इसमें आप क्यों एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं? संदीप जी, आपका ओपनिंग रिमार्क। संदीप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आपने मेरा प्रश्न सुन लिया सर? आप मेरी आवाज पहुंची थी आपको? जी बोलिए, एक बार फिर से सवाल जी कीजिएगा। संदीप जी, 70 सालों तक आप लोगों का राज रहा है देश में, आजादी के बाद से ही लगातार, लेकिन इन 70 सालों में तीर्थ क्षेत्रों की, धार्मिक क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्था है, उसे आप लोग क्यों नहीं समझ पाए? आज मोदी सरकार उसी पर्यटन को, उसी धार्मिक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ रही है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका का परचम लहर रहा है। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ पाए? पहली बात तो देखिए लावनी जी, आप प्रयागराज की हैं जी, क्या प्रयागराज में कुंभ 2014 से पहले नहीं लगता था, या लोग नहीं आते थे, या विदेशी नहीं आते थे? नहीं सर, बिल्कुल। आप बता दीजिए। हाँ ठीक है, हाँ नहीं, आपने मुझसे पहला प्रश्न कर लिया ना, तो मैं एक लाइन में जवाब दे देती हूँ, आपको पूरा समय दूंगी। बिल्कुल होता था, लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति मैंने 2017 के बाद से देखी, यकीन मानिए उतनी भव्यता नहीं देखी थी। मैं खुद प्रयागराज की रहने वाली हूँ, और इसीलिए डंके की चोट पर यह बात आपके सामने रख रही हूँ। जी आते हैं, हम लोग बगल के ही रहने वाले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आते हैं, उसके भी आते हैं। अभी आपने कहा कि उसके पहले भव्यता नहीं थी, लेकिन कार्यक्रम होते थे। देखिए, हर एक जब जैसे जैसे समय आता है, जैसे जैसे आप 70 साल की, पहली बात तो आपने 70 साल की बात की, तो यही अपने आप में बेईमानी है। मोदी जी तो मान लीजिए उनके डिग्री का पता नहीं है, उनके एजुकेशन पे भी सवाल उठता है। जब वो 70 साल कहते हैं तो उनकी बात तो समझ में आती है, लेकिन आज जैसा पत्रकार अगर ये बात कहेगा तो ये बात थोड़ा अनफेयर होगी, क्योंकि आज आजादी के जो है पहला चुनाव हुआ। भाई साहब, मेरे अभिभावक तो है ना, वो तो बातें बताते हैं ना। मेरी चर्चा तो मेरे रिलेटिव से होती है ना, मेरे घर के अभिभावकों से होती है, मेरे बड़े बुजुर्गों से होती है, उनके मन की बात तो मुझ तक साझा होती है। तो उस आधार पर तो तभी मैं ये प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ। नहीं लावनी जी, हम उससे बात करेंगे, हम प्रयाग पे भी बात करेंगे। हम पहले जो कहना चाहते हैं, हम ये 70 साल की जो बात कर रहे हैं, कि आपने कहा 70 साल, तो बिल्कुल 70 साल शासन नहीं था। 54 साल कांग्रेस ने शासन किया, और काशी या कोई भी जो है क्षेत्र रहा हो, हमने हर जगह काम किया है। लेकिन हमने काशी विश्वनाथ का भगवान के नाम पर लोन नहीं लिया है। ये विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब है, इनके मंत्री का जवाब है, कि इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए काशी भगवान के नाम के ट्रस्ट की जो संपत्तियां थी भगवान की, उसको गिरवी रखा। भोलेनाथ को गिरवी रखकर होटल चलाओगे, अय्यासी करोगे काशी कॉरिडोर में, भगवान नाश कर देगा तुम्हारा, नष्ट हो जाओगे। वहां पर होटल बना रहे हो। भगवान कार्तिकेय से लेकर उनके परिवार के मंदिरों को हटाकर वहां पर होटल बनाकर अय्यासी करवाओगे। यही अय्यासी कुछ लोग करने जाते थे केदारनाथ धाम, भगवान भोलेनाथ ने दिखा दिया। और यहाँ पर आप उज्जैन कॉरिडोर की बात कर रहे थे, घोटाला तो किए थे, निकल आया।
कैसे लूट की थी? धर्म के नाम पर लूट नहीं हुई। जिस 17 की बात आप कर रही हैं, जिस तरीके से प्रयाग में लूट करने का काम किया गया, वो कहीं ना कहीं ये हम नहीं करते थे। इसका ठीक है, इसका जवाब अभी इसका जवाब रमाकांत जी भी दे देंगे और आकाश जिंदल साहब है वो भी इसका जवाब देंगे, क्योंकि वो तो देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। किस तरह से महत्वपूर्ण ये है कि ये जो तीर्थ क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था है, आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पाए? मेरा मूल प्रश्न ये था कि उसे आपने नजरअंदाज क्यों किया? इलाहाबाद मैंने यही पूछा, क्या प्रयागराज में विदेशी नहीं आते थे? कहाँ रहती थी आप? हम तो जानते हैं कि आते थे। आप कह रहे हैं कि नहीं आते थे। मैंने ये तो नहीं कहा नहीं आते थे, लेकिन मैंने जिस दिव्यता को 2017 के बाद से देखा है वो दिव्यता मुझे पहले नहीं दिखाई दी। बहरहाल मेरा मूल प्रश्न अभी भी आप नहीं समझ पाए। मैं आकाश जिंदल साहब के पास जाना चाहती हूँ। आकाश जिंदल साहब, ठीक है, आ रही हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत जी हैं, वो आपके सवाल का जवाब भी देंगे। लेकिन उससे पहले आकाश जिंदल साहब का भी एक रिमार्क ले लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क होगा, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था की इस स्थिति के हिसाब से आकाश जी अगर परिस्थिति को देखते हैं, तीर्थ क्षेत्रों की अपनी एक अर्थव्यवस्था रही है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसपे ना तो किसी एनपीए का काला साया होता है, ना ही रिसेशन की कोई माया होती है। ये अर्थशास्त्र जो है, आपको लगता है कि 9 सालों में इस अर्थशास्त्र ने देश की अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कांग्रेस के साथी नहीं समझ पाए? बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं। जहां तक इकोनॉमी की बात है, मैं एज एन इकोनॉमिस्ट दुनिया भर के चैनल्स पे आता हूं और मेरा यहाँ पे क्लियरली मानना है कि हमारे रिलीजियस प्लेसेस जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। और आज खासकर वो कंट्रीब्यूशन बढ़ा हुआ है, क्योंकि आज चाहे बनारस हो, चाहे प्रयागराज हो, या अयोध्या में जो राम मंदिर का विकास हो रहा है, उसको लेके ग्लोबली बहुत टूरिस्ट हिंदुस्तान आ रहा है। उससे क्या है, सबसे पहले तो फॉरेक्स बहुत जनरेट हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज जनरेट हो रहा है, जो कि आज के टाइम में बहुत प्रेशियस है। क्योंकि डॉलर, लाभनी जी आप तो बहुत एक वेस्टर्न नॉलेजेबल जर्नलिस्ट है, डॉलर आज 82 से 70 पैसे के आसपास है। तो ऐसे में रिलीजियस टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज इंडियन डायस्पोरा दुनिया में सब जगह छाया हुआ है, तो यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दुबई हो, सब जगह से रिलीजियस टूरिज्म आ रही है। और रिलीजियस टूरिज्म में सबसे बढ़िया बात क्या है, हिंदुस्तान का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। देखिए, अगर आप बात करेंगे कि हिल स्टेशन पे जाना है, तो दुनिया भर के कम से कम 50 कंट्री जहाँ हिल स्टेशन है, तो कहीं भी तो जा सकते हैं। लेकिन जितना हिंदुस्तानी यूएस में बसा हुआ है, साउथ अफ्रीका में बसा हुआ है, यूरोप में बसा हुआ है, रिलीजियस टूरिज्म के इंडिया ही आएगा। तो उससे क्या यहाँ फॉरेक्स आ रही है, उससे यहाँ पे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, ट्रेवल एजेंट्स को फायदा हो रहा है, होटल्स को फायदा हो रहा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। और नहीं, लेकिन संदीप जी तो कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति अय्याशी का अड्डा बनती जा रही है, परिस्थिति आप तोड़ के बनवा रहे हैं, होटल्स कर रहे हैं, उनको नहीं नजर आ रहा है ये चीज। वो तो ये अभी थोड़ी देर पहले आरोप लगा रहे थे। मैं आपके सामने डेटा रखना चाहता हूं, और ये डेटा सबको एक्सेप्टेड डेटा है, ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा। ये आकाश जिंदल या आकाश जिंदल डॉट का डेटा नहीं है। 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट, ये हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट है, जिसमें टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी से दुनिया में फास्टेस्ट। कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं संदीप जी? मैं डेटा देता हूं। जर्मनी, यूरोप, एक मिनट हाँ, जल्दी से सर। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, पिछले 2 क्वार्टर से जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में है। यूएस, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, लास्ट ईयर 2 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही। आज मुझे बता दें कौन सी इकोनॉमी ऐसी है जो हिंदुस्तान के बराबर की जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है। संदीप जी, जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था माइनस में जा रही हो, जिसका जिक्र मैं नहीं कर रही हूँ, इस देश का जाना माना अर्थशास्त्री कर रहा है, और ये रिपोर्ट कोई भारत की रिपोर्ट नहीं है, इंटरनेशनली ये चीज प्रूवन हो चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में जो आरोप आप लगा रहे हैं उसका आधार क्या है संदीप जी? कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने जीडीपी का 84% कर्ज लिया? मोदी जी 9 साल में 100 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिए हैं। अर्थशास्त्री महोदय इस बात को जानते हैं क्या? इक्के वाले अर्थशास्त्री में ये नहीं है। अमेरिका के बारे में पता है कि नहीं आपको संदीप जी? वैसे मैं बीच में टोकना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे टोकना पड़ गया क्योंकि बात भारत की आ गई। तो आप भी भारतवासी, अमेरिका के बारे में पता है ना आपने बीते दिनों क्या हुआ है, किस तरीके से अभी 1 साल का वक्त लिया गया है, तब जाके राहत की सांस ली है। नहीं तो अमेरिका जैसा देश, जिसका दम आप लोग भरते हैं, जिस देश में जाकर आपके बड़े नेता भारत के लिए न जाने क्या क्या कहते हैं, मुझे ज्यादा कुछ खोलना नहीं है उस किताब को, वो भी किस तरह से कर्ज में डूबा हुआ था।
पता होगा आपको ये बात। लावनी जी बिल्कुल सही कह रही है डेट सीलिंग के बारे में। लावनी जी बात कर रही है डेट सीलिंग की, और अमेरिका बहुत डेट सीलिंग से जूझा था। संदीप जी, और अमेरिका दिवाली अमेरिका बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। संदीप जी को कंटिन्यू करने देते हैं सर, ठीक है संदीप जी। आप भाषण दे दीजिए भाई, हम सुनते हैं। जब कांग्रेस को गाली देने के लिए ही कार्यक्रम आप लोग बनाते हैं। अरे संदीप जी, पहले तो देखिए परसेप्शन थोड़ा हटा लीजिए, हम तो तर्क पर आपसे बात कर रहे हैं। आप जहां सही होंगे मैं आपका साथ देने के लिए खड़ी रहूंगी, जहां पर आप दूसरी बातें करने लगेंगे मुझे आपको ट्रैक पर लाना पड़ेगा। अब इसके लिए आप जो भी कह लें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तरीका है ये? आप बोलने नहीं दीजिएगा। अरे बोलने तो दे रहे हैं साहब, वो सुन तो रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, आपने कहा भारत कर्ज में डूब गया, आपको जानकारी ही नहीं थी कि अमेरिका कर्ज में डूबा हुआ था। मैंने आपकी स्मरण शक्ति में वो चीजें डाल दी तो आपको तकलीफ हो गई। बात दरअसल यही कि आपको जानकारी ही नहीं थी, या फिर जानकार होकर भी आप लोग यही नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव परसेप्शन इसे ही कहा जाता है, इसी को कहते हैं नेगेटिव नरेशन करना, जो आप कर रहे थे। मैंने इसी बात पर आपको टोक दिया। अब आप बोल लीजिए, अब बोल लीजिए। नहीं, एक सेकंड आकाश जी, मैं 30 सेकंड देना चाहती हूँ संदीप जी को। मैं आती हूँ आकाश जी, प्लीज 30 सेकंड में संदीप जी को देना चाहती हूँ। 30 सेकंड संदीप जी अनइंटरप्टेड। 30 सेकंड संदीप जी। कितनी इनकम है एक व्यक्ति की? आय कितनी है अमेरिका की? करिए तुलना, हम करते हैं। क्षमता आपने करिए तुलना अमेरिका से। अमेरिका से तुलना करने चली है, बताइए आप अमेरिका की एक व्यक्ति की आय कितनी है? अमेरिका मतलब आपके हिसाब से अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से बेहतर है? अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से बेहतर है? प्रति व्यक्ति आय की हालात अगर अपन स्थिति अभी देखेंगे तो अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो भारत आके अब काम करना चाहते हैं। अब यहाँ से ब्रेन ड्रेन नहीं होता, वहां से ब्रेन ड्रेन हो रहा है भारत के लिए। ये भी जानकारी जरा जुटा लीजिएगा, ये जानकारी जरा जुटा लीजिएगा। आकाश जिंदल साहब, अमेरिका में जिंदल साहब, अरे यार शास्त्री महोदय जवाब दे दीजिए थोड़ा सा, बहुत बफला रहे हैं ना। सुनिए, डिफॉल्ट के कगार पे पहुंच गया था। ये हालत हो गई थी कि अमेरिका कहीं डिफॉल्ट के कगार पे ना आ जाए, इस वजह से वहां डेट सीलिंग को बढ़ाया गया है। मैं आपको बता दूं, अमेरिका में डेट सीलिंग का मतलब है अमेरिका की कर्जा लेने की एबिलिटी, उसको डेट सीलिंग कहते हैं। वो इस लेवल पे पहुंच गई थी कि ये शक हो गया था कहीं अमेरिका डिफॉल्ट ना हो जाए। नहीं आकाश जी, ये बात संदीप जी को समझ में नहीं आई थी। वो तो प्रति व्यक्ति आय की बात करने लगे थे, हालांकि 80,000 के आसपास है, लमसम है जो जानकारी अभी ये देना चाह रहे थे। लेकिन भारत में किस तरीके से प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और अमीरों की संख्या बढ़ी है, बीते दिनों एक और रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को भी जरा देख लीजिएगा। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं। संदीप जी मूल प्रश्न पे आ जाएं सर, बौखलाइए मत सर, मूल प्रश्न पे आते हैं। आप भारतवासी हैं, मैं भारतीय हूं, आप भारतीय हैं। एक भारतवासी अपने देश के राजनीतिक पार्टियों से जो सत्ता में रहते हैं उससे क्या उम्मीद करता है? मेरा देश बड़ा हो, महान हो, वहां की अर्थव्यवस्था बढ़े। यही तो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप भूल गए थे, नहीं समझ पाए थे उस अर्थव्यवस्था को? बीच में बोलने लगती है वो दिया तो मैंने आपको 30 सेकंड, आपने सुना ही नहीं ना। आपको तकलीफ हो गई क्योंकि मैंने जो बीते सालों में हुआ उसका जिक्र आपके सामने कर दिया, विश्व में वर्तमान में जो हो रहा है उसका जिक्र आपके सामने कर दिया। ठीक है, मैं फिर से पुनः देती हूँ, पुनः आपको देती हूँ 30 सेकंड, पुनः 30 सेकंड देती हूँ संदीप जी, पुनः 30 सेकंड दे रही हूँ आपको। ये हुआ आज, पुनः 30 सेकंड दे रही हूँ सर। पूर्वजों ने, आपके पिताजी ने पढ़ाकर प्रयागराज से दिल्ली भेज दिया, आज आप अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रही है। कौन? आप देखने जा रहे हैं, आप देखने जा रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है, आप देखने जा रहे हैं। आप लोग जरा बाहर निकल कर देखिए कि दुनिया बदल चुकी है, देश बदल चुका है, समाज बदल रहा है। और उस बदले हुए समाज में क्योंकि आप लोग हाशिए पर आ गए हैं, इसीलिए आपको ज्यादा तकलीफ होती है जब मूल प्रश्न पूछा जाता है। 2014, 2019 दोनों तस्वीरें आपने देखी होगी। रमाकांत जी के पास बहुत देर से नहीं गई हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। रमाकांत जी, अब संदीप जी को लगा कि शायद मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रही हूँ, हालांकि मैं तो इस देश की वासी हूँ, देश की प्रवक्ता हूँ, इसलिए प्रश्न पूछना मेरा अधिकार है देश के मार्फत। मैंने वो प्रश्न पूछा, आपके पास सीधे आ रही हूं रमाकांत जी। बार बार ये कहा जा रहा है कि दरअसल आप लोग भटकाने की कोशिश करते हैं, स्थिति कुछ और होती है, दिखाने की कुछ और कोशिश करते हैं। धार्मिक पर्यटन के नाम पर किस तरह से लूट खसोट हुई है इसका आरोप लगा रहे हैं। रमाकांत जी जवाब दीजिए। संदीप जी जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। संदीप जी शांत हो जाइए, संदीप जी शांत हो जाइए। अच्छे प्रवक्ताओं की निशानी है, प्रश्न आपके पास निश्चित आएंगे, लेकिन उसके ऊपर में आप इस तरह का रिएक्शन नहीं दीजिए। आराम से संदीप जी, आराम से।
आराम से देखिए। अब देखिए, एक चीज मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूं, जिस तरह से सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार होने की बात हो रही थी, उस समय में नेहरू जी ने विरोध क्यों किया? उन्होंने ये क्या कह के विरोध किया था जो कि हिंदू पुनरुत्थान के लिए आप बिल्कुल इस काम को कर रहे हैं और सरकारी खजाने में से जीर्णोद्धार के लिए आपने पैसे नहीं दिए थे। चंदा इकट्ठा करके सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। ये एक इतिहास में दर्ज है और इस चीज को आप नकार नहीं सकते। आप काशी कॉरिडोर हो या महाकाल कॉरिडोर हो, आप देख रहे हैं कि देश के अंदर में भव्य राम मंदिर बन रहा है और सांस्कृतिक विरासत जो हमारे देश के अंदर में हमें विश्व को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए हम जो कहते हैं 2014 से पहले इसके ऊपर में जो उदासीनता थी, आज वही प्रखरता से हम उस चीज को दिखाने के लिए बिल्कुल हम अग्रसर हैं। और ऐसे में मुझे लगता है जो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था में मजबूती आए, पर्यटन विभाग से मजबूती आए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं संदीप जी, देखिए शांत रहिए, क्रोधावेश में आप जो है सो नहीं रमाकांत जी, ये आरोप आपने सुना संदीप जी ने जो आरोप लगाए। संदीप जी ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने दरअसल धार्मिक स्थलों की जो उसकी रूपरेखा थी, जो उसका रूप आकार था, उसको ही विध्वंस कर दिया उसमें। वो तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। आपने सुना होगा क्या कहा उन्होंने? लावनी जी, मैं एक चीज प्रश्न करता हूँ जो कि क्या सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, आपने क्यों नहीं उसमें संदीप जी जवाब दीजिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री थे। ठीक है रमाकांत जी, आप लोगों की ऑडियो में मैं तीनों ही गेस्ट से आज एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम है, इसलिए अगर एक एक करके बोलेंगे तो सबकी आवाज आएगी। संदीप जी जवाब दीजिए। मैं आ रही हूँ आकाश जी, प्लीज मैं आ रही हूँ। इस सवाल का जवाब संदीप जी को दे लेने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ बोलिए संदीप जी। मंदिर गए होंगे रमाकांत मिश्रा जी, बहरहाल ये लोग जाते नहीं है। ये जाते कहाँ है? जाएंगे मोदी जी जैसे कलमा पढ़ने गए थे भोपाल में, कलमा पढ़ रहे थे मौलवी के साथ बैठ के, ये वो काम करते हैं और आकर कांग्रेस के लोगों को गाली देने का काम करते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, क्या सोमनाथ मंदिर के किसी कॉरिडोर में होटल बना है क्या? होटल में जब जाएगा कोई, परिवार के साथ रहेगा, विदेशी आपके जो विदेशी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कथित रूप से क्या कहें वो मतलब पूर्वज है कि क्या है, उनको ये लेके आएंगे तो कॉरिडोर में रखिएगा। बनारस में बाहर होटल नहीं बन सकता था? उस कॉरिडोर में होटल बनने की क्या जरूरत, क्यों बना? और दूसरी बात, आप काशी कॉरिडोर बनाते हो तो आप भगवान की संपत्ति को रख लोन जो है बैंक में गिरवी रखते हो और लोन लेकर बनवाते हो, तो उसमें आपका क्या योगदान? आप भगवान को गिरवी रखिएगा, हम 2 रोटी कम खाएंगे, भगवान को गिरवी कभी नहीं रखा। आप क्या कहां पर ले जा रहे हैं? किस तरह का इंटरप्रिटेट कर रहे हैं आप? किस तरह की व्याख्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? नहीं, आप एक चीज बताइए, क्योंकि आज जीडीपी के अंदर में पर्यटन का कितना योगदान है, आप वही बता दीजिए। पर्यटन का कितना योगदान है? और आज G20 जैसा प्लेटफॉर्म मिला है और हमें लगता है जो कि G20 जैसा जो प्लेटफॉर्म मिलने के लिए हम इस चीज को और बेहतर तरीके से वहां पर रख सकते हैं और विश्व को दिखाने के लिए हमारे पास अनेक सांस्कृतिक धरोहर है। आप देखते संदीप जी एक एक करके प्लीज बोलते हैं। संदीप जी आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने कहा था कि एक एक करके बोलिए ताकि आपकी बात भी आए, उनकी बात भी आए। ठीक है रमाकांत जी, 10 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर संदीप जी जवाब देंगे इसका। नहीं, मैं कह रहा हूं लावनी जी, जो कि संदीप जी यहाँ पर जो कह रहे हैं, इतना एग्रेशन होने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, अगर कॉरिडोर बना है या सांस्कृतिक धरोहर का जीर्णोद्धार हो रहा है तो निश्चित तौर पर हमें सबको खुश होना चाहिए, खास करके ठीक है। इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए संदीप जी, रमाकांत जी ने आपकी बात का जवाब तो दे दिया, लेकिन वर्ल्ड जीडीपी में अगर बात करते हैं तो भारत का 10वां स्थान है वर्ल्ड जीडीपी में, और खास तौर से पर्यटन के क्षेत्र की अगर बात करते हैं। आपने कहा कि काशी कॉरिडोर में सब चीजें तुड़वाने की क्या जरूरत थी? आप ही लोग हैं ना जो बार बार कहते हैं कि रोजगार के लिए सृजन नहीं हो रहा है, तो रोजगार के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण सृजन इसे माना जाएगा ना संदीप जी? फिर तो हाँ, 2 चीजें। पहली बात तो देखिए, किसी भी चीज के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू अगर आप धार्मिक बात करेंगी तो भगवान को जो है गिरवी रखकर लोन लेना किसी भक्त के लिए बता दीजिए कितना जो है ठीक होगा या कितना सही होगा धार्मिक रूप से, पहली चीज। अब आ जाते हैं आप जो आर्थिक अगर मसले की बात कर रही हैं, हमें 1 to 1 सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं। रमाकांत मिश्रा जी ये बता दीजिए, बनारस में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो रहा है
या G20 सम्मेलन हो रहा है? अगर G20 सम्मेलन हो रहा है तो कृपया ये बता दीजिए उस बैठक का एजेंडा क्या है? ठीक है, 10 सेकंड में रमाकांत जी जवाब दीजिए, फिर मैं आकाश जी के पास जाऊंगी। सर ठीक है, इसी सवाल का जवाब ले, 10 सेकंड सर। नहीं, एक चीज बताइए, G20 का आज अगर जम्मू कश्मीर के अंदर में हमने G20 करवाया, मीटिंग हुई वहां पर, तो क्या हमारा क्या फोकस था? पहले तो G20 के एजेंडा समझ में आना चाहिए आपको। G20 है किस चीज के लिए, G20 का मकसद क्या है, ये तो सारे उद्देश्य मकसद ये चीज पता होना चाहिए। और उसके बाद जा करके आप एक चीज बताइए, उद्देश्य समेकित वैश्विक विकास, ठीक है, तरीके से समेकित वैश्विक विकास, और इस समेकित वैश्विक विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका, आकाश जिंदाल जी आपके पास ही आते हुए, भारत की महत्वपूर्ण भूमिका तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब हम उस वक्त भी तस्वीरें देखते हैं। संदीप जी एक सेकंड, मेरा सवाल आकाश जी से है। आकाश जी, जब हम उस वक्त ये देखते हैं तस्वीरें जब 2018 में अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बन रहा था और उसकी आधारशिला कौन रख रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी केवल डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी अर्थव्यवस्था को बूम मिल रहा है जब हम तीर्थ क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को जोड़ देते हैं। आकाश जी, मैं मात्र 30 सेकंड दूंगा और हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज इंटरप्ट ना करें। हाथ जोड़ रहा हूं दोनों, कहीं तो पांव पकड़ लेता हूं वहां पे। सबसे पहले तो एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, उसमें लोग ऊपर से बोलना शुरू कर दिए थे। क्लैरिफिकेशन ये है, अमेरिका की डेट सीलिंग की जब मैं बात कर रहा था तो करेक्ट वर्ड है डिफॉल्ट। करेक्ट वर्ड दर्शकों के सामने रख दूं, अगर डेट सीलिंग एक्सपेंड ना की जाती, चेंजेस ना की जाती, तो डिफॉल्ट की जवाब में ये करेक्ट वर्ड है। अब आ जाती है प्रधानमंत्री ने जो एफर्ट किया। जी हाँ, प्रधानमंत्री की एफर्ट दुनिया तारीफ कर रही है। आज की तारीफ में और डेटा देती हूं इनके सामने। जीएसटी कलेक्शन लास्ट मंथ 1.87 लाख करोड़ था, इस बार 1.57 लाख करोड़। यही जीएसटी जिसको विपक्ष कभी क्रिटिसाइज किया करता था। जनाब, सारी दुनिया का डेटा आपके सामने, प्रधानमंत्री दुनिया से जुड़ करने वाली इकोनॉमी टू। आप डेटा तो दीजिए मुझे, यूएस का, जर्मनी का, इंग्लैंड का, फ्रांस का, कौन सी कंट्री का डेटा चाहते हैं? मैं अभी आपके सामने डेटा रखूंगा, तो प्लीज डेटा पॉइंट पे बात कीजिए। डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ने दीजिए, देश आपका भी है, मेरा भी है। अगर देश की तरक्की हो रही है, डोमेस्टिक टूरिज्म और डोमेस्टिक टूरिज्म के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिज्म। आज G20 की बैठक केवल एक देश के लिए नहीं है बल्कि 20 उन देशों के लिए हो रही है जिसका दुनिया की अर्थव्यवस्था में दम भरा जाता है। और अगर इस दम में खास तौर से भारत की अर्थव्यवस्था तीर्थ पर्यटन क्षेत्रों के हिसाब से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो फिर इसमें गुरेज नहीं होना चाहिए। और एक आखिरी 10 सेकंड का जवाब लेना चाहूंगी रमाकांत जी, तब एंड अप करूंगी। जरूरी और महत्वपूर्ण जवाब है कि आपको लगता है कि ये जो तीर्थ क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था है, जब हम तीर्थ क्षेत्रों के पर्यटन का विकास करेंगे तो ये जो जिहादी ताकतें जो इधर उधर पनप रही हैं उन पर भी रोक लगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी? निश्चित तौर पर। देखिए लावनी जी, एक चीज मैं बता देता हूं। देखिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, सर्विस हो, पर्यटन हो, लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन इन सब ताकतों के ऊपर में भी अंकुश लगाया जा सकता है। और निश्चित तौर पर और इन सब ताकतों पे तभी अंकुश लगाया जा सकता है जब हम अपनी सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों की असली अस्तित्व को, उनकी असली पहचान को पुनः सामने रख सके। और यही हो रहा है आज G20 में भी, इसी का दम देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कुछ सीमाएं हैं इसलिए मुझे इस चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने मन की बात रखी। G20 का राम राज्य अर्थव्यवस्था कनेक्शन पूरी तरह से काशी में 3 दिनों तक, 11 तारीख से ये बैठक शुरू हुई है, अभी 13 तारीख को भी ये बैठक होनी है। और इन सबके बीच जो तस्वीर आ रही है उन तस्वीरों में भारत की अर्थव्यवस्था को राम राज्य वाली अर्थव्यवस्था कैसे बनाया जाए, इसे लेकर मजबूत चिंतन और मंथन और इसी के साथ मजबूत तस्वीरों की भी उम्मीद। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।